हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबको हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने वर्ण चैप्टर शुरू किया था जिसमें से हमने स्वर तक ख़त्म कर लिया है। कुछ स्वर के बाकी है, इसके बाद से हम व्यंजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण, ठीक है। तो कहेंगे कि स्वरों का उच्चारण प्रायः 4 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला जो होता है निर्नुनासिक। पहला जो होता है हमारा निर्नुनासिक। ठीक है, तो इसे मतलब जिस स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाता है तो उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे हम कहे आपको कि स्वर कितने होते हैं, तो क्या कहेंगे 11 होते हैं, जो अ आ ई ये सब होता है। ठीक है, तो इन्हीं स्वरों को हम क्या करते हैं, मुख से बोल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, स्वरों को मुख द्वारा बोलना निर्नुनासिक कहलाता है। निर्नुनासिक। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। तो अनुनासिक में क्या होता है, जो भी हमारा वर्ण होता है उसको मुख और नाक से बोला जाता है तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि जिस स्वरों का उच्चारण मुख तथा नाक से की जाती है तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे बात की जाए, अ के ऊपर ये तुम्हारा क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। आ का ऊपर, ठीक है, ई के ऊपर, ठीक है, बड़ी ई के ऊपर, तो ये सारे चीज़ें क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है अनुस्वार। इसमें क्या होता है, तो इसमें स्वरों के ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाता है, यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार कैसा होता है, तो अनुस्वार होता है इस तरह। ठीक है, तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो ये अनुस्वार किसी स्वरों के ऊपर लगा रहेगा तो हम उसे अनुस्वार वर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, कहा जाए अंग। ठीक है, तो अंग के ऊपर क्या दिया गया, अनुस्वार दिया गया है। उसके बाद कहा जाए अंगक। ठीक है, तो इसे भी क्या किया गया, अनुस्वार ऊपर लगा दिया गया। उसके बाद अंगरक्षक। तो अंगरक्षक में भी हमारा स्वर के ऊपर क्या कर दिया गया, अनुस्वार लगा दिया गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, चौथा हो गया विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त का मतलब क्या होता है, तो विसर्ग कौन होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, तो विसर्ग का जो चिन्ह होता है, विसर्ग चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसकी जो ध्वनि होती है वो हमारी, जब बोलते हैं तो ये ध्वनि में हम क्या बोलते हैं, तो ध्वनि में इसे हम बोलते हैं ह। जब उच्चारण करते हैं तो इसको ह में उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा ध्वनि, जैसे कि मान लो प्रातः, ठीक है, उसके बाद
प्रातःकाल, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक 12 खड़ी। 12 खड़ी, तो 12 खड़ी क्या है? अगला टॉपिक जो है 12 खड़ी। तो 12 खड़ी क्या है? तो कह सकते हैं हम कि 12 खड़ी जो होता है, जैसे हम क का ककारा पढ़ते हैं, ख का ककारा पढ़ते हैं, ग का ककारा पढ़ते हैं, च का ककारा पढ़ते हैं, तो ये जितने भी ककारा होते हैं ना, वह सारे कहलाते हैं 12 खड़ी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार तथा विसर्ग को लिखने को हम कहते हैं 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन, कि व्यंजन किसे कहते हैं, यानी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो कहेंगे जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से की जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा लिखे कि जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से की जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा ये कह सकते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से की जाती है, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे हमने लिखा एक व्यंजन लिखा क, ठीक है। तो इस क में हमें 2 वर्ण दिखाई देते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ण दिखाई देते हैं? तो एक क दिखाई देता है और इसके साथ एक अ भी दिखाई देता है, ठीक है। ख बात की जाए, ख, तो ख में हमारा ख भी दिखाई देता है एक वर्ण, और इसके साथ अ भी वर्ण दिखाई देता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? तो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार, ठीक है। यानी व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं कौन क्या क्या कहलाता है। पहला हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इसके जो परिभाषा होंगे, जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मृधा
कोमा दंत को और ओष्ठ से की जाती है, ओठ के स्पर्श से की जाती है, के स्पर्श से की जाती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से की जाएगी तो उसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इस स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं। ये व्यंजन हो गया और ये हमारा हो जाएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। ठीक है, पहला जो वर्ग होता है वो कवर्ग। कौन सा वर्ग? कवर्ग। ठीक है, तो कवर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? तो क ख ग, क ख ग घ अंग। ठीक है, तो ये व्यंजन कवर्ग में हमारे कौन से व्यंजन आ गए? तो क ख ग आ गया। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इस क ख ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। ठीक है, मतलब इस क को जब बोला जाता है तो ये आवाज़ किससे निकलती है? तो कंठ से निकलती है। ठीक है, जैसे बोला जाए क, तो ये किससे निकल रही है? तो कंठ से निकल रही है। ठीक है, दूसरा होता है चवर्ग। तो चवर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? तो च स ज, ञ। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। ठीक है, जैसे बोल के देख लीजिए, च, यानी कि जो जीभ है वो किस में चिपक रही है? तो तालु में चिपक रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे चवर्ग वर्ग को क्या कहेंगे? हम इसका उच्चारण स्थान तालु बताएंगे। ठीक है, अब आता है टवर्ग। टवर्ग वर्ग में कौन कौन से होंगे? तो ट ठ ड और। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, उसके बाद आता है तवर्ग। त, थ, द, ध, न। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है, यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो ये दांत से यानी कि चिपक के बोली जाती है। ठीक है, स्पर्श कौन जीभ जो है किसका स्पर्श करता है? तो दांत की स्पर्श करता है। ठीक है, अब आता है पवर्ग। पवर्ग जो होता है, पवर्ग का व्यंजन क्या होता है? प फ ब, म। ठीक है, और ये जो उच्चारण स्थान इसका होता है पवर्ग का, यानी कि प फ ब का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ। जैसे बोल के देख लीजिए, जब प बोलते हैं तो ये दोनों ओठ क्या होते हैं? एक साथ चिपक जाते हैं। फ बोलते हैं तो दोनों ओठ एक साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस पवर्ग को, पवर्ग व्यंजन को उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है ओष्ठ है। ठीक है, उसके बाद और इनकी संख्या कितनी होती है? इन व्यंजनों की संख्या यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5 × 5 = कितनी होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यर लवा को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, य, र,
ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? जिनकी संख्या 4 यानी कि 4 होती है। ठीक है। तीसरा होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? तो तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? जिनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके इस तीनों के अलावा एक और व्यंजन होता है जिसका व्यंजन के प्रकार में नहीं रखा गया है, वो होता है संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन का मूल व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अलग लिखते हैं, संयुक्त व्यंजन ऊपर लिख देते हैं। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो छात्र ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जिनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ देखी जाती है कि इस संयुक्त व्यंजन को संयुक्त क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, संयुक्त का मतलब क्या होता है कि 2 वर्ण अगर एक साथ जुड़ के एक नया वर्ण बना रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहीं पे देख ली जाए, छ में वो कौन सा 2 वर्ण है जो जुड़कर 6 बनाया है? ठीक है, तो वो जुड़ा है क और मूर्धन्य स। ठीक है, उसके बाद देखी जाए त्र में कौन कौन से वर्ण मिल के बना हुआ है? तो वो त मिलकर बना हुआ है और र मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ज्ञ देख ली जाए तो ज्ञ में एक ज की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें ज भी है। ठीक है, और इसमें ये य की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि ज और य मिलकर किसका निर्माण किया है? ज्ञ का निर्माण किया है। ठीक है, स्र को देख ली जाए तो स्र में कौन से 2 वर्ण हैं? तो वो है एक तलाबे स जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तलाबे स होगा। इसके नीचे एक र दिखाई दे रहा है, इसका मतलब र भी होगा। ठीक है, तो ये व्यंजन का मूल व्यंजन नहीं होता है, इसको अलग रखा जाता है। ठीक है, तो आज व्यंजन खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक बताई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।